Hello, I am Naman Malvani. I have recently qualified my CA final examinations in November 2020 and we have to continue our audit revision series. Today our topic is audit of PSU chapter. So let us start with our discussion. So on page number 13.2 we have to study the categories for the organization of PSUs. तो तीन तरीके के बिजनेस मॉडल पे गवर्नमेंट मतलब PSUs कैसे बन सकती है, ठीक है। तो या तो एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, जैसे मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट, रेलवेज डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग। या फिर क्या हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी बना दी, ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनीज बना सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक कॉर्पोरेशन बना सकते हैं दैट इज फॉर्म्ड अंडर द स्पेसिफिक एक्ट। तो जैसे LIC है ना, तो LIC ऑफ इंडिया, ये सारे क्या है स्पेशल एक्ट के अंदर बने हैं। तो तीन तरीके के कैटेगराइजेशन है। तो पहला क्या हुआ, डिपार्टमेंटली मैनेज, सेकंड क्या हुआ, गवर्नमेंट कंपनीज, द थर्ड वन बीन द कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर द स्पेसिफिक एक्ट। अब अपन चलते हैं फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट, है ना। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स जिसमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय ईदर द CG और द SG or multiple state governments or partly by the CG and the state government, है ना। तो मतलब CG SG CG प्लस SG तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51%। यहाँ पे ध्यान रखना 51% है, बट एंड इंक्लूड्स सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, जिसमें मतलब गवर्नमेंट कंपनी का 50% से ज़्यादा स्टेक है। 50%, यहाँ पे 50% होता है और यहाँ पे 51%, मतलब सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होती है। तो जैसे मान लो PFC की सब्सिडरी है RECL, तो RECL इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। तो ये फंडा है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या समझा, गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन पढ़ी, इट इज डिफाइंड अंडर 2 clause 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब अपन चलते हैं आर्टिकल 148 to 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले आर्टिकल 148 में लिखा है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द C&AG कौन करेगा भाई, प्रेसिडेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, C&AG का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अब रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल ऑफ CAG कभी होगा जब प्रूवन मिसबिहेवियर होगा या फिर इनकैपेसिटी। मतलब सबसे पहले अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। दूसरा रिमूवल कब होगा, जब प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी है। और सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस विल बी डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। मीन सैलरी एंड अदर कंडीशन, मतलब सिंपल है। आर्टिकल 148 इज टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। अब आर्टिकल 149 इज बेसिकली अबाउट द ड्यूटीज एंड पावर्स इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। तो अब ये ड्यूटीज एंड पावर्स कहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड है, इट इज प्रेस्क्राइब्ड इन C&AG ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। तो ये आपको एक्ट का नाम याद रखना है। तो ये आर्टिकल 149 हो गया। अब आप समझो कि आर्टिकल 150 क्या है। अगर C&AG एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक ऐसा फॉर्म प्रेस्क्राइब कर सकता है जिसमें यूनियन और स्टेट्स को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो ऑन द एडवाइस ऑफ C&AG, प्रेसिडेंट में प्रेस्क्राइब टू द यूनियन एंड द स्टेट्स द फॉर्मेट ऑफ द अकाउंट्स इन विच दे हैव टू मेंटेन देयर अकाउंट्स, है ना। अब आर्टिकल 151 क्या बात करता है कि ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द C&AG, कि ऑडिट रिपोर्ट ऑफ C&AG वो कहाँ पे सबमिट होगी, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को सबमिट होगी, और वो प्रेसिडेंट या गवर्नर उसे रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ले डाउन करेगा। तो मतलब C&AG प्रेसिडेंट या गवर्नर को देगा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, कौन सी वाली, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसे देगा, प्रेसिडेंट या गवर्नर को, और वो ले डाउन करेंगे इसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। तो ये हमने आर्टिकल 148 to 151 पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कैटेगरीज ऑफ PSU, दीज आर बेसिकली 3, या तो डिपार्टमेंटली मैनेज गवर्नमेंट कंपनीज इंक्लूडिंग डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। अब फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा, डिपार्टमेंट हो गया या तो डीम्ड गवर्नमेंट, और थर्ड हो गया कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर द स्पेसिफिक एक्ट। फिर अपन चले डेफिनेशन की ओर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51%, ईदर बाय द CG SG और बोथ ऑफ देम, और आर्टिकल 148 to 151 हमने कवर किया। अब आप समझो एक क्वेश्चन और बनता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू PSU ऑडिट, है ना, ऑडिट ऑफ द C&AG, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, कैटेगराइजेशन ऑफ PSU। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑडिट ऑफ CAG के स्कोप में आती है। तो इसके आंसर ऊपर वाले आंसर से ही मैच करेगा ऑलमोस्ट, जहाँ पे हमने कैटेगराइजेशन ऑफ PSU पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखो सारे यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, तो वही वाला आ गया, डिपार्टमेंट वाला पॉइंट आ गया पहला, ठीक है।
है। अब पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस कंट्रोल बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, दैट इज द गवर्नमेंट कंपनीज एंड द कॉर्पोरेशंस। तो इसमें वो सेकंड और थर्ड पॉइंट का टोटल आ गया, ठीक है। पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस मतलब इसमें कॉर्पोरेशंस भी आ गई और कंपनीज भी आ गई, ठीक है। अब दो पॉइंट इसमें नए हैं, वो है अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटैंशियली फाइनेंस फ्रॉम यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज, मतलब ये पॉइंट नया आ गया, ठीक। ऐसी अथॉरिटी और बॉडी जो कि फिनेंस होती है यूनियन या स्टेट रेवेन्यू से, तो वो भी उनका ऑडिट भी CNDAG करेगा। या फिर यहाँ पे और चौथा पॉइंट ये है, नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज ओन्ड और कंट्रोल बाय द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज है, मतलब यहाँ पे तो क्या आया, कॉमर्शियल आ गया था, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आ गए। तो ये देखो ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ना, इसमें बेसिकली कौन कौन से आ गए, गवर्नमेंट कंपनीज आ गए एंड जैसे कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर द स्पेसिफिक एक्ट, जैसे LIC ऑफ इंडिया हो गया। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसमें वो आ गया नॉन कमर्शियल है और ऑटोनॉमस बॉडीज है जो कि ओन्ड या फिर कंट्रोल्ड बाय है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये दो पॉइंट ना आपके नए हैं एज कंपेयर टू कैटेगराइजेशन ऑफ PSU के कंपैरिजन में। अब अपन पढ़ते हैं ऑडिट बोर्ड का कॉन्सेप्ट। अब इसमें ऊपर वाले पैरा में क्या दे रखा है कि भाई जो CNDAG है ना, वो डायरेक्शन देता है कि ऑडिटर को कि किस मैनर में ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय देम। तो ये सिंपली वही 143 वाली कहानी है कि CNDAG डायरेक्शन देगा टू द ऑडिटर इन द मैनर इन विच द अकाउंट्स नीड टू बी ऑडिटेड। तो ये तो ऊपर वाली कहानी वही है। फिर आता है ऑडिट बोर्ड का कॉन्सेप्ट। ऑडिट बोर्ड क्या होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने एक बोर्ड सेटअप कर रखा है, ऑडिट बोर्ड है जिसका नाम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल। अभी हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट अप्रेजल क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में हम सारे डायमेंशंस में ऑडिट करते हैं। अभी हम आगे वाला कॉन्सेप्ट हमारा वही है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कौन करता है, ऑडिट बोर्ड करता है ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, PSU का जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट अप्रेजल करता है वो होता है ऑडिट बोर्ड। और ऑडिट बोर्ड क्या करता है, वो अपनी फाइंडिंग्स, ऑडिट बोर्ड में कौन होते हैं, एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, ठीक है। ऑडिट बोर्ड में कौन बैठे होते हैं, एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, ठीक है। और उनके ऑडिट बोर्ड में कौन बैठे, एक्सपर्ट्स बैठे हैं। मतलब आप ये समझो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट बोर्ड आया, ऑडिट बोर्ड के अंदर एक्सपर्ट्स बैठे हुए। अब और एक्सपर्ट्स ने क्या किया, अपनी फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन निकाले। तो उन्होंने ये फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन किसके साथ डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्ट, जैसे मान लो कोई कंपनी है उसकी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के साथ वो डिस्कस करेंगे एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू असर्टेन देयर व्यू पॉइंट बिफोर फाइनलाइजेशन, मतलब उनके साथ वो अपने पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो ऑडिट बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट अप्रेजल करते हैं। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल होता है, ये CNDAG की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके अंदर ये इंक्लूडेड होते हैं। तो जब हम ऑडिट रिपोर्ट का जो कंटेंट पढ़ेंगे ना, जब CNDAG जब ऑडिट रिपोर्ट देता है तो उसके कंटेंट में जो ऑडिट बोर्ड की जो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन होते हैं वो भी इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो ये आपको पॉइंट ना जब हम नीचे ऑडिट रिपोर्ट की चीज़ें पढ़ेंगे ना तो काम आएगा। तो ये ऑडिट बोर्ड मतलब इंडियन ऑडिट्स एंड डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। तो अब देखो मतलब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट बोर्ड आया, ऑडिट बोर्ड ने एक्सपर्ट्स एसोसिएट किए, उन्होंने कोई फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन निकाली, उसको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस किया, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस किया। और ये फाइनल जो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन है ये CNDAG की ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनती है। बस ये फंडा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अब देखो अब जो ऑडिट रिपोर्ट बनी इसके ऊपर कौन कौन एक्शन लेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने 3-4 कमेटियां बना रखी है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड COPU, मतलब कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इन कमिटीज के रिस्पेक्टिव फंक्शन है कि कोई अकाउंट्स देखेगा, कोई एस्टिमेट्स को रिव्यू करेगा, कोई पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अकाउंट्स देखेगा। तो ये फंडा है। तो अब हम इनके रिस्पेक्टिव रोल को लर्न करते हैं। अब हम समझते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रोल क्या है। तो सबसे पहले आप समझो कि बजट बनता है, बजट के हिसाब से पैसा डिस्बर्स हुआ या नहीं हुआ ये कौन चेक करता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसमें ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा है दैट द री अप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेड, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हुआ है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। मतलब मान लो बजट में अगर हेल्थ केयर का जो फंड था वो 50,000 करोड़ था, तो वो 50,000 करोड़ उसी बजट के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ, तो री अप्रोप्रिएशन वो हुआ या नहीं हुआ, वो वाला पॉइंट है। तो मनी वर डिस्पर्स, अब देखो ये वाला पॉइंट भी इसी से लिंक है, द मनीज वर डिस्पर्स लीगली ऑन द सर्विस ऑफ द पर्पस टू विच दे वर अप्लाइड। मान लो हेल्थ केयर में 50,000 अप्लाई हुआ, तो अब ये चेक करना है कि क्या बजट में भी 50,000 लिखा था या नहीं लिखा था। मनी वर डिस्पर्स लीगली, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर हुआ, जो पैसा लगा, क्या वो ऑथराइज है या नहीं है। ऑथराइज भी कहाँ से पता चलेगा, बजट। तो इसमें आपको क्या माइंड में रखना है, बजट, है ना। तो री अप्रोप्रिएशन के लिए आपको माइंड में रखना है बजट। री अप्रोप्रिएशन क्या उसके हिसाब से हुआ या नहीं हुआ, जो मनी डिस्पर्स हुआ वो क्या लीगल था, लीगली डिस्पर्स हुआ या नहीं हुआ, मतलब उसकी लीगल ऑथराइजेशन थी।
और जो एक्सपेंडिचर हुआ क्या वो ऑथराइज था, मतलब गवर्नमेंट ने क्या उसे ऑथराइज किया था। अब पीएसी इसके अलावा क्या करता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को भी देखता है, किसके, ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज के, ठीक है, मतलब जो इंडिपेंडेंटली काम करती है ना गवर्नमेंट की बॉडीज, उनके अकाउंट्स को भी देखता है ना। तो मतलब सेमी ऑटोनॉमस एंड ऑटोनॉमस बॉडीज के अकाउंट्स को भी देखता है। एस्टीमेट्स कमेटी क्या करता है, ये देखना है कि जितना भी पैसा खर्च हुआ क्या वो उस लिमिट के अंदर खर्च हुआ या नहीं हुआ, है ना। जो बजट बना था क्या उसी लिमिट के अंदर खर्च हुआ या नहीं हुआ। बजट क्या होता है, एस्टीमेट होता है, ठीक है। तो बजट की लिमिट के अंदर ही पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ, वो इनका काम है, ठीक है। मनी इज वेल लेट डाउन विद इन द लिमिट। अगर नहीं हुआ तो क्या इकोनॉमीज, क्या इंप्रूवमेंट्स, क्या एफिशिएंसी या क्या रिफॉर्म ला सकते हैं कि हमारा जो एस्टीमेट के अंदर आ जाए। विद द पॉलिसी अंडरलाइन द एस्टीमेट्स में बी अफेक्टेड, मतलब हम क्या पॉलिसी में चेंज करें कि वो विद इन द एस्टीमेट आ जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अल्टरनेटिव पॉलिसीज। तो मतलब हमें देखना है कि क्या जो मनी था वो क्या वेल लेट डाउन विद इन द लिमिट है। अगर वो लिमिट से बाहर जा रहा है तो हम ऐसा क्या करें, क्या इंप्रूवमेंट्स करें, क्या एफिशिएंसी लाए कि वो लिमिट के अंदर आ जाए, मतलब क्या पॉलिसीज में चेंज करें। तो सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज भी इन्हीं का काम है, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये एस्टीमेट्स भी प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट को। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, एस्टीमेट्स जो प्रेजेंट करते हैं वो एस्टीमेट्स कमेटी के प्रेजेंट करते हैं। तो मतलब इनका काम क्या है कि जो मनी खर्च हुआ वो लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर जैसे लिमिट के बाहर जाए तो इन्हें देखना है कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या एफिशिएंसी ला सकते हैं। अगर और मतलब एफिशिएंसी अब आएगी कैसे, हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज भी बताते हैं और ये पार्लियामेंट को एस्टीमेट्स भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब देखो ये क्या करती है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जैसे मान लो RECL, PEFCL, ये क्या हुआ, PSUs हुई। तो इनके क्या करता है, रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स को देखता है, मतलब जो ऑडिटर ने रिपोर्ट दी और उनके अकाउंट्स को देखता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रिपोर्ट्स ऑफ C&AG भी देखता है, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट, अकाउंट्स, C&AG रिपोर्ट तीनों देखता है, ठीक है। अब ये भी देखता है कि किस ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी के साथ पब्लिक अंडरटेकिंग मैनेज हो रहे हैं, कि जिस ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी के साथ पब्लिक अंडरटेकिंग मैनेज हो रही है, क्या वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स है या प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस है। मतलब वो ये देखता है दैट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज बीन मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड द प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। तो ये पॉइंट आ गया, है ना। अब ये वो काम भी कर सकती है जो पीएसी और एस्टीमेट्स कमेटी को अलॉट हो रखा है और जो स्पीकर ने टाइम टू टाइम इन्हें अलॉट कर दिया। मतलब मान लो पीएसी और एस्टीमेट्स कमेटी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है तो उनका काम, थोड़ा बहुत काम सीओपीयू को भी दिया जा सकता है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को भी। तो ये वाला जो स्पीकर काम दे रहा वो भी कर सकता है। तो अब ये हमारा ये पॉइंट हो जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि C&AG का क्या रोल है इन द वर्किंग ऑफ कमिटीज। जो अभी हमने ऊपर 3 कमिटीज पढ़ी ना, पीएसी, एस्टीमेट्स और आपके कौन सी, सीओपीयू। तो हमने पीएसी में ये पढ़ा कि जो बजट के हिसाब से ही रीअप्रोप्रिएशन हुआ है, मनी जो डिस्पर्स हुआ वो लीगली डिस्पर्स हुआ एंड द एक्सपेंडिचर वाज ऑथराइज, ठीक है। ये पीएसी में पढ़ा। फिर हमने एस्टीमेट्स कमेटी में क्या पढ़ा, एस्टीमेट कमेटी में हमने पढ़ा जो लिमिट है उसके अंदर पैसा लगा, जैसे ही बाहर गया तो क्या इंप्रूवमेंट्स हुई। इंप्रूवमेंट्स के लिए हमें ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज लानी पड़ेगी और प्रेजेंट करने पड़ते एस्टिमेट्स टू द डिपार्टमेंट, मतलब टू द मिनिस्ट्री, रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, ठीक है। और पीएसी में हमने पढ़ा रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स देखता है, ठीक है। तो ये हमारे फंडा। तो अब आप समझो C&AG का क्या रोल है इनकी वर्किंग में। तो बड़ा सिंपल सा रोल है, जो C&AG की जो रिपोर्ट होती है ना वही इनकी वर्किंग का बेसिस बनती है। मतलब द रिपोर्ट्स ऑफ द C&AG फॉर्म द बेसिस ऑफ द कमेटी वर्किंग। मतलब जब कमेटी काम करना स्टार्ट करती है तो पहले वो C&AG की रिपोर्ट उठाती है। तो सबसे पहला रोल तो C&AG का ये आ गया। मतलब C&AG का रोल क्या है इन द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल कमिटीज। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले क्या है, जो C&AG की रिपोर्ट है उसी के बेसिस पे ये कमेटी अपनी वर्किंग करती है, ठीक है। हिज रिपोर्ट जनरली फॉर्म द बेसिस ऑफ द कमिटीज वर्किंग। पहला पॉइंट तो ये। अब देखो, अब वो क्या होता है, मान लो मिनिस्ट्री ने कमेटी को नोट भेजा कि आप हमें ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दो, मतलब है ना। तो जो C&AG है ना वो क्या करता है, स्क्रूटनाइजेस द नोट्स विच द मिनिस्ट्री सबमिटेड टू द कमिटी। मतलब मिनिस्ट्री ने कमेटी को बोला ये पीएसी, एस्टीमेट्स कमेटी एंड सीओपीयू, तो भाई अब जो डेटा देना है ना, जो उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं वो कहाँ से आएंगे, वो C&AG बताएगा। तो मतलब ही स्क्रूटनाइजेस द नोट्स विच मिनिस्ट्री सबमिट्स टू द कमिटी, है ना, एंड हेल्प्स द कमिटी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द सबमिशंस टू द कमिटी एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द ड्राफ्ट रिपोर्ट। फिनेंशियल कमिटीज़ को हमने बताया था कि इसे अपनी फिनेंशियल कमिटीज़ को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है पार्लियामेंट को। तो फिनेंशियल कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देती है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को तो उसमें ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन देती है। तो ये ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन बनाने में भी C&AG हेल्प करता है। देखो बड़ा सिंपल है, C&AG की रिपोर्ट के बेसिस पे कमेटी वर्क करती है, ठीक है। अब जो मिनिस्ट्री से जो लेटर आता है किसके पास,
कमिटी के पास, तो उसका भी जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो कौन बनाता है? CNDG बनाता है। अब मान लो कमिटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट के लिए जो आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशंस है वो भी कौन बनाएगा? CNDG। तो बस आपको ये 3 पॉइंट माइंड में रखने हैं। तो 3 रोल है, एक तो CNDG रिपोर्ट बेसिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द कमिटी वर्किंग, फिर जो नोट आता है मिनिस्ट्री का वो उसके स्क्रूटनाइज करता है और उसके बेसिस पे फैक्ट्स एंड फिगर्स को ड्रॉ आउट करता है, ठीक है। फिर तीसरा, जो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है पार्लियामेंट को, उसकी ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशन बनाने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑडिट। तो बड़ा सिंपल है कि जो ऑडिट ऑफ PSU है ना, ये नॉट कांस्टेंट, मतलब ये लिमिटेड नहीं है फिनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। मतलब हम नॉर्मली ऑडिट में क्या करते हैं? फिनेंशियल ऑडिट करते हैं, कंप्लायंस ऑडिट करते हैं, लेकिन PSU ऑडिट में फिनेंशियल ऑडिट तो होता ही होता है, कंप्लायंस ऑडिट भी होता ही होता है, इन साथ साथ में क्या होता है? एक प्रॉपर्टी ऑडिट भी होता है, प्रॉपर्टी ऑडिट ये वाली हेडिंग भी होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट भी होता है। तो मतलब इट इज नॉट constant to financial and the compliance audit, but it also includes propriety audit, comprehensive audit, performance audit within its ambit. So ये 3 चीजें आपको माइंड में रखनी है, बट इट इज नॉट, मतलब ये पहले 3 पॉइंट आपके ऐसे ही कवर हो जाते हैं। मतलब इट इज नॉट कांस्टेंट टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट, इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। तो ये 3 हेडिंग बन रही है आपकी। फिर अब आपको लिखना है कि हम इसमें क्या चेक करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो डिसीजन लेने वाला है क्या वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो हमने क्या चेक किया था कि जैसे अब हमने जब कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का जब हमने पॉइंट पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था? साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड द प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस पढ़ा था। तो वहां पे हमने क्या देखा था? डिसीजन टू बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब इनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, जैसे मैंने बताया ना, कमेटी किसे रिप्रेजेंट करती है? अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देती है, ठीक है। तो हेल्पिंग गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है, ठीक है। अब आपको देखो इसमें क्या पता चलता है, जैसे परफॉर्मेंस ऑडिट होता है ना, परफॉर्मेंस में हम क्या देखते हैं? क्या एफिशिएंटली काम कर रहा है PSU या इकोनॉमिकली काम कर रहा है PSU। तो इसमें एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस के बारे में अगर कोई दिक्कत होती है तो हाईलाइट कर देता है वो इश्यूज, ठीक है। अब वो एक होता है फिस्कल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फिस्कल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, कि मतलब जो प्रोविजन ऑफ फंड्स बना, क्या वो और उसका ऑडिट करना, ठीक है। तो ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, क्या ये खर्चा सैंक्शन हुआ था? कंप्लायंसेस एंड प्रॉपर्टी, मतलब क्या सारी खर्चे सैंक्शन हुए थे, सारे मतलब प्रोविजन के हिसाब से ही पैसा लगा, तो ये तो हुआ फिस्कल अकाउंटेबिलिटी। मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस के बेसिस पे, इसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। तो इसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट भी हो गया। तो देखो परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है ना, मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट और कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या फर्क है? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में परफॉर्मेंस ऑडिट तो होता ही होता है, तो अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव का जो ऑडिट का नाम होता है वो होता है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, मतलब इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ऑडिट और ऑल्सो इंक्लूडिंग द एफिशिएंसी विद इन इट्स एम्बिट, ठीक है। तो देखो फिस्कल अकाउंटेबिलिटी में क्या हुआ? क्या सैंक्शन हुआ? क्या ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स। और मैनेजरियल में क्या हुआ? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, ये तीनों एस्पेक्ट चेक किए जाते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ PSU हो गया, है ना। तो मैं सिंपल सा याद कराता हूँ, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट टू फाइनेंशियल ऑडिट, इट ऑल्सो इंक्लूड प्रॉपर्टी, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये 4 पॉइंट हुए आपके। फिर आपको देखो हेल्पिंग गवर्नमेंट, कोई इश्यू होता है एफिशिएंट है इकोनॉमिक में तो वो हाईलाइट करता है, कोई डिसीजन जो ले रहा है क्या वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, और आपका फिस्कल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, तो ये आपका भी पॉइंट कवर हो जाता है। अब अपन आते हैं एलिमेंट्स ऑफ PSU ऑडिट। बहुत सिंपल है, देखो ऑडिटर होता है ऑडिटर, और यहाँ पे मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? रेस्पॉन्सिबल पार्टी, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट को क्या नाम होता है? रेस्पॉन्सिबल पार्टी एंड यूजर्स, ठीक है। तो ऑडिटर कौन होता है? यहाँ पे C&AG होता है, ठीक है। C&AG एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो ये हमारे ऑडिटर होते हैं। रेस्पॉन्सिबल पार्टी मीन्स सिंपली द मैनेजमेंट, तो मतलब TCWG ऑफ द ऑडिटेबल एंटिटीज वुड बी द रेस्पॉन्सिबल पार्टीज, मतलब उनका जो डोज चार्ज विद गवर्नेंस है वुड बी द रेस्पॉन्सिबल party, and the intended users are the individuals, organizations or classes for whom the auditor prepares his audit report, ठीक है। तो ये 3 तो पार्टीज हुई, ठीक है। अब होता क्या है? इट सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर को मैं क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएट करता हूँ और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन बनाता हूँ। अब इसका एग्जांपल आप कैसे लोगे? मान लो एक ट्रांजेक्शन हुई, उससे मैं क्राइटेरिया क्या हुआ? मान लो इंड एस के अगेंस्ट मैं कंपेयर करूंगा और उससे जो अब मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा वो हुई सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। तो मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? जिसे क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएट करना है। दिस रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन, कंडीशन और एन एक्टिविटी दैट इज टू बी मेजर्ड अगेंस्ट सम क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया क्या होता है? दीज
आर द बेंचमार्क्स टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर, और जो अब इवैल्यूएट करने के बाद में बनता है आउटकम ऑफ इवैल्यूएटिंग इज नोन एज सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। तो ये तीन चीज़ें होती है। अब देखो दो टाइप के एंगेजमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक अटेस्टेशन होता है, एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग होता है। तो अटेस्टेशन में क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो इवैल्यूएट करता है, सब्जेक्ट मैटर को वो क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो इवैल्यूएट करता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट। तो मतलब सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो इवैल्यूएट करता है वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है। ऑडिटर को सिर्फ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होता है, किसके ऊपर, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑन विच द ऑडिटर हैव टू टेक द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब ऑडिटर को सिर्फ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, किसके ऊपर, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन के ऊपर। ये होता है अटेस्टेशन। डायरेक्ट रिपोर्टिंग में क्या होता है, ऑडिटर को खुद इवैल्यूएट करना पड़ता है सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट। तो ये फर्क है बेसिकली डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंड अटेस्टेशन, ठीक है। अब आप यहाँ ये लाइन ध्यान से पढ़ना, फिनेंशियल ऑडिट हमेशा अटेस्टेशन एंगेजमेंट होते हैं। जैसे हम ऑडिट करते हैं उसमें क्या होता है, डेटा हमारे पास ऑलरेडी मैनेजमेंट बना के देता है, मतलब मैनेजमेंट हैव ऑलरेडी कंपेयर्ड सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, they have presented to us the subject matter information and we have to give opinion or we have to obtain sufficient appropriate audit evidence on the subject matter information that has been provided to us. तो वो क्या हुआ, these are attestation engagement and the performance audit and the compliance audit। इसमें क्या होता है, हमें compliance audit में देखना पड़ता है क्या ये लॉ कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो लॉ क्या हुआ, यहाँ पे क्राइटेरिया हुआ, ठीक है, और जो डेटा है मतलब उसे हमें ये देखना लॉ क्या कंप्लाई हुआ नहीं हुआ। तो मतलब इस डेटा को, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है उसे हमें क्राइटेरिया जो कि लॉ है उससे कंपेयर करके सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन बनाना है। तो दीज आर जनरली डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स, सो वी हैव टू कंपेयर। तो मैंने बोला बड़ा सिंपल है, एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड द इंटेंडेड यूजर्स। द थर्ड फिर इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, ये भी आपका हो जाता है। So now we have to learn the principles of the PSU audit. Principles have been divided into the two major heads. First one being the general principle and the second one being principles related to the audit process. So अब देखो जनरल प्रिंसिपल्स में क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल है। अब याद करो ऐसे 200, ऐसे 200 में क्या होता है, सबसे पहले इंडिपेंडेंस होता है, तो एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। ऐसे 200 में ही लिखा है प्रोफेशनल जजमेंट एंड ड्यू केयर एंड स्केप्टिसिज्म, तो ये वाला पॉइंट भी ऐसे 200 से आता है। फिर ऐसे 200 के बाद फिर सीधा हम चलते हैं ऐसे 220, तो वो बोलता है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल भी एक जनरल प्रिंसिपल हो गया। फिर हम चलते हैं ऐसे 300, ऐसे 300 में प्लानिंग एंड ऑडिट, उसमें हमें ऑडिट टीम बनानी होती है, तो ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड स्किल्स, ठीक है। फिर हम चलते हैं ऐसे 315, वहाँ पे ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क के बाद हम चले ऐसे 320 मटीरियलिटी, ठीक है। फिर ऐसे 230, अब ये बीच में उल्टा रिवर्स कर दो, 320 का 230, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन एंड द लास्ट वन मीन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन टू TCWG कवर्ड अंडर ऐसे 260, है ना। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले ऐसे 200, फिर 220, 220 के बाद आप चलो सीधा 300, 300 के बाद 315, 320, फिर 230 रिवर्स मारो, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन टू TCWG। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस, मैंने आपको पहले भी बताया है ऑडिट प्रोसेस इज बेसिकली 3 प्रोसेस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या क्या करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम टर्म्स ऑफ ऑडिट एस्टेब्लिश करेंगे एज पर ऐसे 210, है ना। फिर हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे एज पर ऐसे 315। अब देखो जब अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो हम रिस्क भी असेस करेंगे, तो हम रिस्क असेस करेंगे, रिस्क असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड, ठीक है। तो हम रिस्क असेसमेंट में रिस्क ऑफ फ्रॉड भी एनालाइज करेंगे। तो ये क्या हुआ बेसिकली ऐसे 210 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, फिर अंडरस्टैंडिंग एज पर ऐसे 315 एंड असेसिंग द रिस्क असेसमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड, है ना। अब जैसे रिस्क असेस होगी अब हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। अभी अब हमें पता चल गया जिस एरिया में रिस्क ज़्यादा है हम उधर ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ा देंगे, तो नाउ वी विल डेवलप एन ऑडिट प्लान, ठीक है। अब जो ये प्लान बना, अब हम इसे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, कंडक्ट इन द ऑडिट, परफॉर्म इन द प्लान ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस से हम क्या करेंगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। तो ये अब हमारा क्या बना, मतलब सबसे हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, प्रोसीजर से एविडेंस मिला, एविडेंस से हमने कंक्लूजन ड्रॉ किए, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं पैक, तो प्रोसीजर्स, एविडेंस एंड कंक्लूजन के बाद क्या होगा, रिपोर्टिंग, ठीक है। तो प्रिपेयर अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द कंक्लूजन रीच्ड। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट ये है कि फॉलो अप भी करना होता है आफ्टर यू हैव रिपोर्टेड, मतलब जो आपने कमियां निकाली क्या वो करेक्ट हुई या नहीं हुई। तो दिस इज बेसिकली द एक्शन टेकन रिपोर्ट। वैसे नॉर्मल स्टैट ऑडिट में फॉलो अप नहीं होता, लेकिन ये एक PSU ऑडिट का स्पेशल पॉइंट है दैट यू हैव टू फॉलो अप ऑन द रिपोर्टेड मैटर्स एज रेलेवेंट, है ना। तो फॉलो अप भी करना पड़ता है, ये भी आपका क्लियर हो गया फंडा।
तो अब अपन पढ़ते हैं ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज में कौन कौन से मतलब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट इन्वॉल्व है। तो इट इज़ बेसिकली 139 सबसेक्शन 5, जिसमें हमारा अपॉइंटमेंट होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 139(7) में है बेसिकली फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, जो कि ये बोला जाता है कि 60 दिन में CNDG करेगा, अगर नहीं कर पाया तो BOD विद इन नेक्स्ट 30 डेज, अगर BOD भी नहीं कर पाया तो EGM में विद इन द अनदर 60 डेज। ठीक है, अब देखो 143(5) में ना CNDG डायरेक्शन देता है कि किस मैनर में अकाउंट्स को ऑडिट करना है, और जब ऑडिटर रिपोर्ट देता है तो उसे ये बताना पड़ता है कि क्या डायरेक्शन मुझे मिली थी, मैंने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये 143(5) की कहानी है। 143(6) बोलता है CNDG के पास ये राइट है कि वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है, मतलब अगर उसे लगता है कुछ कमी रहेगी ऑडिटर से तो वो उसे सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो वो क्या करा सकता है, 60 दिन के अंदर अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, वो कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट करा सकता है, और इसके ऊपर अपनी एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी दे सकता है। मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट ओरिजिनल ऑडिटर की है उसे कमेंट मतलब उसे सप्लीमेंट कर सकता है, कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो अब 143(7) बात करता है टेस्ट ऑडिट की। CNDG में बाई एन ऑर्डर, यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर पास होना चाहिए, कॉज टेस्ट ऑडिट, मतलब टेस्ट ऑडिट सिर्फ वो एक ऑर्डर पास करके ही करा सकता है ना, अंडर मतलब वो ये इसके ड्यूटीज एंड पावर्स में लिखा है, शैल अप्लाई टू द रिपोर्ट ऑफ सच टेस्ट ऑडिट, मतलब सिर्फ एक ऑर्डर पास करके ही वो टेस्ट ऑडिट करा सकता है। तो ये हमारा ये पॉइंट्स हो गए। अब हमने 4 टाइप के ऑडिट पढ़े थे, बेसिकली फिनेंशियल ऑडिट, दूसरा कंप्लायंस ऑडिट, तीसरा परफॉर्मेंस ऑडिट, चौथा कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, और पांचवा है प्रॉपर्टी ऑडिट। तो 5 टाइप के ऑडिट्स के अब हमें मतलब रेस्पेक्टिव डेफिनेशंस लर्न करनी है और उन्हें समझना है। फिनेंशियल ऑडिट में क्या होता है, मैं ऑडिटर एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड ये ऑडिट ओपिनियन से क्या होता है, इट एनहांसेस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मैं ओपिनियन देता हूँ और इसकी वजह से सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, मैंने क्या बोला, इसमें क्या करूंगा मैं, क्राइटेरिया क्या होगा, लॉ। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, जो हमें दे रखा है। इट इज द इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर अ गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या हुआ यहाँ पे, लॉ। तो मतलब मैंने ये बोला था ना आपको, ये कौन सा एंगेजमेंट होता है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो इट इज द इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर द सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे, क्राइटेरिया होता है यहाँ पे जो एप्लीकेबल अथॉरिटीज का जो लॉ होता है वो क्राइटेरिया होता है। तो कंप्लायंस ऑडिट होता है, इट इज द इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर द सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद द क्राइटेरिया, एप्लीकेबल क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक रेगुलरिटी का एलिमेंट होता है, एक प्रॉपर्टी का एलिमेंट होता है। रेगुलरिटी का एलिमेंट मतलब लॉज, रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट्स, जो रेलेवेंट लॉज है, रेगुलेशन है, एग्रीमेंट्स है, क्या उसको कंप्लाई किया है नहीं किया सब्जेक्ट मैटर ने, क्या जो क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया, जो लॉ, रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट वाला क्राइटेरिया है, क्या उसे कंप्लाई किया है या नहीं किया। प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लो कंपनी की पॉलिसी है, तो मतलब क्या वो साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट उन पॉलिसीज को क्या वो कंप्लाई कर रहा है, एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स, मतलब क्या पब्लिक ऑफिशियल्स उस पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ठीक है, तो ये रेगुलरिटी एंड प्रॉपर्टी। अब देखो कंप्लायंस ऑडिट कैसे कैसे हो सकता है, ये एक फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के साथ हो सकता है, मतलब हम आप देखो जब हम ऑडिट करते हैं नॉर्मल, उसमें भी तो हम कंप्लायंस ऑफ लॉ चेक करते हैं, तो या तो वो वैसे हो सकता है या सेपरेटली हो सकता है, या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट जब हम करेंगे तो हम उसके साथ में कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, क्या सब्जेक्ट मैटर, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया, है ना, इसमें रेगुलरिटी एंड प्रॉपर्टी, और ये 3 तरीकों से हो सकता है। तो ये अब हमारा ये पॉइंट हो जाते हैं। अब अपन चलते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट की तरफ। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में सिंपली बस इतना सा फंडा है कि मान लो कि हमें असेस करना पड़ता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी रही। अब देखो इस परफॉर्मेंस को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो सरकार को पैसा कौन देता है, पब्लिक पैसा देती है, तो पब्लिक ने टैक्स के रूप में पैसा दिया। तो भाई अब एक चीज बताओ, वो पैसा कैसे यूज हो रहा है, इसका भी तो पब्लिक को जवाब मिलना चाहिए। तो अब देखो ये क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है कि एक परफॉर्मेंस कैसी रही है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, या कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, या कोई गवर्नमेंट की एक्टिविटी थी। ये किस लिए हम परफॉर्मेंस असेस कर रहे हैं कि हम जो पब्लिक जिनसे हमने पैसा लेके ये प्रोग्राम चलाया, जिससे लेके ऑर्गेनाइजेशन चलाया, कि हम उसे जवाब दे सके। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय द पार्टीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी और इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। मतलब मान लो कि जो TCWG है वो इसके
बेसिस पे कोई करेक्टिव एक्शन ले सके। मतलब दो बंदों के लिए हम इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का। एक तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए, दूसरा कि भाई जो बंदे डिसीजन लेने वाले हैं वो इसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। ठीक है, तो अब देखो परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है कि जो भाई जो लेजिस्लेचर ने जो डिसीजन लिया है ना, क्या वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली प्रिपेयर भी हुआ था और इम्प्लीमेंट भी हुआ था। कि जो लेजिस्लेचर ने डिसीजन लिया क्या वो एफिशिएंट था, क्या वो इफेक्टिव था, और क्या जो जनता ने, टैक्स पेयर्स और द सिटीजन्स हैव रिसीव्ड वैल्यू फॉर मनी, क्या उन्हें पैसा मिला। मतलब तीनों एस्पेक्ट है, इकोनॉमी, वैल्यू फॉर मनी हो गया, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना। तो ये तीन फंडामेंटल्स है परफॉर्मेंस ऑडिट के। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में बेसिकली क्या हुआ आपका, परफॉर्मेंस ऑडिट में बेसिकली इंडिपेंडेंट असेसमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का टू इंप्रूव द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये फंडा आपका। ठीक है, तो अब हमने कंप्लायंस ऑडिट भी समझ लिया, उसमें इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है सब्जेक्ट मैटर का क्राइटेरिया के अगेंस्ट, और वो क्राइटेरिया होता है रेगुलरिटी एंड प्रोप्राइटी। ठीक है, ये फंडा आपको समझ आ गया। तो इकोनॉमी क्या होता है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर एन एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, मिनिमाइज करो रिसोर्सेज। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज द इनपुट आउटपुट रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, या तो कम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, तो व्हेन द आउटपुट इज मैक्सिमाइज एट द मिनिमम ऑफ इनपुट, या फिर देखो या तो मिनिमम इनपुट करके आउटपुट को मैक्सिमाइज करो, या फिर इनपुट को मिनिमाइज करो फॉर एनी गिवन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब या तो आउटपुट उतना ही रखा और इनपुट मिनिमाइज कर दिया, या फिर आउटपुट बढ़ा दिया उसी इनपुट में। तो ये है आउटपुट इज मैक्सिमाइज एट द मिनिमम ऑफ इनपुट। तो ये एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी मीन्स मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट आए। ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी हुआ। तो अब देखो एफिशिएंसी अब हम कैसे चेक करेंगे। तो एफिशिएंसी का ऑडिट करते वक्त हमें ये देखना है कि जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज है, मतलब मान लो जिस समय सामान की जरूरत हो तभी वो सामान आए, तो मतलब ऑब्वियस ही बात है तभी तो हम इनपुट आउटपुट, नहीं तो मान लो मैंने सामान पहले मंगा लिया वो वेस्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है वो इनपुट ज़्यादा हो गया, तो हमारा इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें उसी समय सामान चाहिए जिस समय यूज़ करना हो। तो साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जैसे ही वो सामान आ जाए वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली प्रोटेक्ट एंड मेंटेन होना चाहिए। मतलब कि वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए, नहीं तो एफिशिएंसी खराब हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जितने भी और जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, ये तो कौन सा रिसोर्सेज के बारे में बात हुई, जो मटेरियल रिसोर्सेज है। ये हुई अदर रिसोर्सेज के बारे में, वो भी एफिशिएंटली यूज होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज होनी चाहिए फॉर डिलीवरिंग द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, ये वैसे मटेरियल का ही पॉइंट है, ये ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज का पॉइंट हो गया। ठीक है ना। एंटिटी और जो पब्लिक सेक्टर के जो प्रोग्राम है, दीज आर एफिशिएंटली मैनेज। मतलब ये तो सारा वही कहानी है, मतलब सिंपल सी बात है, आपको दो हिस्सों में बांटना इसे, एक तो मटेरियल रिसोर्सेज, एक ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। तो ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज। ठीक है, और जो हमारे प्रोसीजर्स हो वो भी एफिशिएंट हो, एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर यूज। मतलब तीन हिस्सों में, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज, एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर बीइंग यूज। और तीसरा पॉइंट हो गया आपका मटेरियल, तो साउंड प्रोक्योरमेंट, प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड इन फॉर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो ये आपका हुआ एफिशिएंसी का पॉइंट। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि हमारा कितना, जैसे मान लो मेरा गोल था कि मुझे एक बढ़िया, मतलब मान लो कि मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड द एक्चुअल इम्पैक्ट। मतलब मेरा इंटेंडेड इम्पैक्ट था कि मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मैं अगर फिर मैं देखूंगा कि भाई मैंने 80 बच्चों को ही पढ़ा पाया, तो देखो ये इफेक्टिवनेस नहीं है। मतलब मैं इफेक्टिव नहीं रहा अपने काम में, जो मैं चाहता था क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। इंटेंडेड इम्पैक्ट वर्सेस द एक्चुअल इम्पैक्ट। तो अब हम एफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे कि हमारा इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस हम कैसे चेक करेंगे कि मतलब जो मैंने सोचा था क्या वो हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें हमें सबसे पहले पॉइंट लर्न करना है कि हमें ये समझना है कि किस एक्सटेंट तक प्रोग्राम ने अपना रिजल्ट अचीव किया। तो वही वाली बात कि एक्सटेंट टू विच द प्रोग्राम अचीव अ डिजायर्ड लेवल ऑफ द प्रोग्राम रिजल्ट। तो किस एक्सटेंट तक उसने अपना प्रोग्राम का रिजल्ट अचीव किया। अब हमें ये देखना है कि जो हमें ये देखा कि भाई इतना परसेंट 80 बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, अब मान लो क्या पता वो असेस एंड एस्टैब्लिश विद एविडेंस, मतलब उसके लिए एविडेंस लो कि ये 80 बच्चे इसी प्रोग्राम की वजह से आए हैं। ठीक, पता चले कोई दूसरा प्रोग्राम भी था उसकी वजह से 20 बच्चे आए हो, तो इफेक्टिवली तो 60 ही बच्चे आ पाए इस प्रोग्राम की वजह से। तो हमें ये
एविडेंस लेना है whether the observed direct or indirect social and economic impact of a policy are due to the implementation of the policy or due to the other causes। मतलब मान लो अगर मेरे पास 80 बच्चे पढ़ने आए तो मुझे देखना है कि 80 बच्चे इसी पॉलिसी की वजह से आए, ठीक है, कहीं पता चले 60 ही आए इस वजह से, 20 तो कोई दूसरी वजह से आ गए थे, तो ये एस्टेब्लिश करना है मुझे, ठीक है। अब मान लो मैंने अपनी परफॉर्मेंस देख ली, अब मुझे ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स है जो मुझे रोक रहे हैं सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस से। तो इनहिबिटिंग द फैक्टर्स दैट आर इनहिबिटिंग मी फ्रॉम द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये प्रोग्राम कहीं डुप्लीकेट प्रोग्राम तो नहीं है। मतलब मान लो 2 प्रोग्राम है, एक पढ़ाई के बारे में, दूसरा भी पढ़ाई के बारे में, तो क्या पता मतलब दोनों प्रोग्राम इस वजह से नहीं चल पा रहे शायद, तो क्या कहीं प्रोग्राम डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, ओवरलैप तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये भी मुझे देखना है ना। असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम एंड ऑफ द इंडिविजुअल प्रोग्राम कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मान लो कि एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के फर्दर कंपोनेंट्स है कि मान लो ये बॉम्बे में है इतना पढ़ाना है, दिल्ली में इतना पढ़ाना है, और जगह इतना पढ़ाना है, तो ये देखो कौन सा प्रोग्राम इनइफेक्टिव है, तो प्रोग्राम में कौन सा कंपोनेंट है जो कि इनइफेक्टिव है। तो मतलब बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले तो आप क्या देखो कि अभी आपका एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम, मतलब पहले तो अभी परफॉर्मेंस मेजर कर लो, ठीक है। फिर ये देखो कि ये जो परफॉर्मेंस आपने जो मेजर करी वो इसी प्रोग्राम की वजह से है कि दूसरी प्रोग्राम की वजह से तो नहीं है। फिर आप देखो कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपको रोक रहे हैं सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस से, ठीक है। और फिर आप देखो कि कहीं ये प्रोग्राम कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो गया, है ना। और फिर देखो कि इस प्रोग्राम में कौन से प्रोग्राम के कॉम्पोनेंट में दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली पॉइंट हो गए इफेक्टिवनेस के, तो ये भी आपको लर्न हो गया होगा। तो इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना। अब अगला टॉपिक आता है प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। अब ये जो आपको चीज़ है ना, ये आपको थोड़ा सा ट्रैम करना पड़ेगा, इधर इसमें समझते हैं अपन, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करना आपको पहले एंटिटी हो, ठीक है। प्लानिंग कैसे करोगे आप परफॉर्मेंस ऑडिट की, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करना है, फिर आपको अपना ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप डिसाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी हो, फिर हम अपना काम का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर अब देखो ऑडिट क्राइटेरिया, हम किस ये जो इन्फॉर्मेशन है इस मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है उसे हम किस क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। फिर हम अपनी ऑडिट अप्रोच डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ऑडिट अप्रोच में मान लो कि भाई मैं सब्सटैंटिव करूंगा, ठीक है, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा, ठीक है। ऑडिट अप्रोच क्राइटेरिया पहले डिसाइड किया कि इंड एएस के अगेंस्ट मेजर करना है या एएस के अगेंस्ट मेजर करना है, ठीक है। फिर मैं देखूंगा सब्सटैंटिव करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, ठीक है। फिर मैं उसके लिए क्वेश्चंस बनाऊंगा, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी पहली बात क्या हुआ, अंडरस्टैंड किया, फिर मुझे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप डिसाइड करना है मेरे ऑडिट का कि मुझे एक ऐसा ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप हो गया। इसके लिए मैंने क्राइटेरिया डिसाइड किया एएस या इंडेस, उसके बेसिस पे आरएपी या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स मैंने डिसाइड किए, ऑडिट अप्रोच, है ना। फिर ऑडिट क्वेश्चंस मैंने डेवलप किए, फिर मैंने अपनी टीम बनाई, है ना। एंड वेदर मतलब मैंने अपनी ऑडिट टीम की स्किल्स को असेस किया, ठीक है। फिर ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, ये देखो ये समझो आप कॉन्सेप्ट क्या है। ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स ऐसा होता है कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये था, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चंस फ्रेम किए, बस एक इसमें एक कॉलम जो छूट रहा है वो है ऑडिट अप्रोच का, कि मैंने सब्सटैंटिव किया, आरईपी किया, ठीक है। तो ऑडिट क्वेश्चंस, ऑडिट क्राइटेरिया, एविडेंस क्या किया, तो ये ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स बना दिया मैंने, ठीक है। मतलब जितना भी मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर ली बेसिकली, ठीक है। और टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, मतलब मैंने अपनी टीम वगैरह देखी, ठीक है। इंटीमेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू द ऑडिट एंटिटीज, मतलब उन्हें मैंने बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, अंडरस्टैंडिंग ली, ऑब्जेक्टिव स्कोप डिसाइड किया मेरा ऑडिट का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप डिसाइड किया। फिर मैंने क्या किया, ऑडिट क्राइटेरिया के बाद ऑडिट अप्रोच के बाद ऑडिट क्वेश्चंस, फिर मैंने अपनी ऑडिट टीम की स्किल्स को असेस किया, फिर ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स बना दिया कि भाई ये काम मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो रही है बेसिकली। फिर टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज को अलोकेट किया, और मैंने ये ऑडिट प्रोग्राम कैसे बता दिया, ऑडिट एंटिटीज को बता दिया। अब मैं बताओ अंडरस्टैंड कैसे लूंगा, एंटिटी अंडरस्टैंडिंग कैसे लूंगा, तो ये बड़ा सिंपल सी बात है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी जैसे एमओए, एओए, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स जैसे मान लो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स, आईटीआर, ये सारे, ठीक है। एमओए, एओए इनमें भी ले सकते हो आप, ठीक है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कंपनी की पॉलिसी बनी हुई है, तो मैं अंडरस्टैंडिंग कैसे लूंगा, जो एंटिटी है डॉक्यूमेंट्स है, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कोई किसी बंदे ने स्पेशल रिसर्च कर रखी है कंपनी के ऊपर, तो वो, ठीक है, अपने पुराने ऑडिट से मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ठीक है। मीडिया में अगर कोई न्यूज़ है उससे कर सकता हूँ, और स्पेशल फोकस ग्रुप्स का कोई न्यूज़ है तो उसके ऊपर फोकस कर सकता हूँ। मतलब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देख सकता हूँ, लेजिस्लेटिव, पॉलिसी, एकेडमिक, कोई स्पेशल रिसर्च, पास्ट ऑडिट्स, इनके बेसिस पे मैं कर सकता हूँ। तो ये आपके पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। ऑडिट क्राइटेरिया, ठीक है। तो ऑडिट क्राइटेरिया मतलब जिनके अगेंस्ट मैं इवैल्यूएट करूँगा कि परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। अब आप समझो कि मुझे कैसे चेक करना है कि ये प्रोसीजर सही है, हुआ, फॉलो हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, प्रोसीजर मैनुअल, तो उसमें लिखा होगा प्रोसीजर ये फॉलो होना चाहिए था, ये हुआ या नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली बात है जो क्राइटेरिया है वो कहाँ से आ रहा है, प्रोसीजर मैनुअल से आ रहा है, ठीक है। पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, डायरेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस, उनसे ये मेरा क्राइटेरिया आ रहा है, ठीक है।
क्राइटेरिया यूज बाय द सेम एंटिटी। मान लो रिलायंस दूसरी रिलायंस की अलग पॉलिसी और वो हमारी पॉलिसी नहीं बनी, तो मैं क्या करूँगा, रिलायंस की पॉलिसी उठा दूंगा और उसके अगेंस्ट अपनी पॉलिसी मैच कर लूँगा, अगर हम दोनों सेम लेवल की एंटिटी है। तो सेम एंटिटी और अदर एंटिटीज इन द सिमिलर एक्टिविटीज, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकता हूँ कि भाई मुझे क्या क्राइटेरिया के अगेंस्ट इसे इवैल्यूएट करना चाहिए, मतलब प्रोसीजर मैनुअल, पॉलिसीज के अगेंस्ट, किसी दूसरे एंटिटी या फिर मैं किसी एक्सपर्ट की भी मदद ले सकता हूँ कि मुझे क्या क्राइटेरिया लेना है, ठीक है। और बस बाकी रिसर्च पेपर जैसे सब्जेक्ट मैटर, लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर, बाकी आप ये देख लेना है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो ऑडिट अप्रोच में क्या हुआ, अब मैं किस किस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो या तो मैं देख सकता हूँ एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर कि भाई कंपनी ने सही से प्रोसीजर फॉलो किया या नहीं किया, ठीक है। या मैं केस स्टडी बना के कंपनी से पूछ सकता हूँ कि आप अगर ये सिचुएशन होते तो आप क्या करते, ठीक है। या फिर जो मेरे पास जो अभी डेटा है, जो मतलब पास्ट ईयर्स का डेटा है, उसके बेसिस पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो सर्वेज, या मैं लोगों से पूछूंगा कि आप बताओ आपको इस पॉलिसी का क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। या फिर मैं देखूंगा कि एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, मतलब कितने बच्चे इस साल भर्ती हुए, तो एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब जैसे अर्निंग्स, रेवेन्यू, ये सब कितना ग्रो हुआ। तो मतलब मैं ऑडिट अप्रोच में बेसिकली ऑडिट के डिफरेंट मेथड्स लाऊंगा, जैसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स या फिर क्या बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दोनों प्रोसीजर्स। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, केस स्टडी बना सकता हूँ, सर्वे कर सकता हूँ, लोगों से पूछ सकता हूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकता हूँ, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं बहुत सारे डेटा का यूज़ कर दे अपना एक ऑडिट अप्रोच तैयार कर सकता हूँ। मतलब ये बेसिकली एविडेंस कलेक्शन की एक मेथड है, ठीक है। फिर अब मेरा क्या किया, ऑडिट क्वेश्चंस डेवलप किए मैंने, ठीक है। ऑडिट टीम की स्किल्स, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, ये सिमिलरली बेसिकली सारी चीज़ों का है, टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज एंड एडिट एंटिटीज़ को बता दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट भी कवर हो जाता है। तो ये हमारा पूरा परफॉर्मेंस ऑडिट भी कंप्लीट हो जाता है। अब अपन चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट की ओर। अब अपन करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट स्टार्ट। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, इट इज एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। मतलब इसमें परफॉर्मेंस ऑडिट तो होता ही होता है, साथ मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में सारा ऑडिट हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये होता है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, लेकिन हम इसमें वो वाले एरियाज नहीं करते जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, चाहे इंटरनल ऑडिट ने कवर किए या किसी और प्रोफेशनल ऑडिटर ने कवर कर दिए। मतलब जो स्टैट ऑडिटर ने भी कवर कर दिए, इंटरनल ऑडिटर ने भी कवर कर दिए, इसके अलावा जो एरियाज रह जाते हैं ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में कवर होता है। और हमने ये पढ़ा था कि ऑडिट बोर्ड जो होता है वो करता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट अप्रेजल, जिसके रिजल्ट्स सीएनडीजीटी रिपोर्ट का पार्ट बनते हैं। तो ये आपको लिंक होनी चाहिए वहां से चीज, ठीक है, ऑडिट बोर्ड वाला, ठीक है। तो ये वाला फंडा है। इसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन लिया गया वो सही था या नहीं था, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस कितनी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है, मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो हम पढ़ते हैं ना ओईई, ओरिजिनल मतलब इफेक्टिवनेस कितनी है, किस एफिशिएंसी के साथ हमारा इक्विपमेंट यूज हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, ठीक है। प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, यूज ऑफ मटेरियल, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, आइडल कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। अब देखो इसमें हम देखना है कि ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या वो एक्सीड होती है विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट। मान लो बजट में इतना था और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो इससे क्रॉस कर जाती है। हाउ डज द ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंपेयर्ड विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, ठीक है। क्या where there were substantial increases, ठीक है, there is evidence of extravagance और unnecessary expenditure। मतलब मान लो अगर बजट से ज़्यादा खर्चा लग रहा है तो क्या पता वो unnecessary expenditure हो। तो हमें ये चेक करना है वहाँ पे जहाँ पे ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट exceeds the approved plan cost, ठीक है ना। have the planned production और operational outputs been achieved, है ना। तो मतलब क्या हमने जो सोचा था इतना प्रोड्यूस हम करेंगे तो क्या हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उतना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, क्या हमें प्लान्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें अचीव हुई या नहीं हुई। तो मतलब देखो सबसे पहले कि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट क्या वो एक्सीड हो रहा है विद अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट। अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या पता वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमें क्या हमारा जो प्लान प्रोडक्शन था या ऑपरेशनल आउटपुट था क्या वो अचीव हुआ, क्या हमें प्लान रेट ऑफ रिटर्न मिला, ठीक है ना। क्या हमारा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन साउंड है, मतलब पर्ट, जैसे पहले कॉस्टिंग में पर्ट एनालिसिस होता था, तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन क्या हमारा साउंड है, क्या हमारे जो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स है क्या वो इफेक्टिव है कॉस्ट को जो कंट्रोल करना, ठीक है, मतलब कॉस्ट को विद इन मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी, ठीक है ना। क्या हमारी जो परचेज पॉलिसीज़ है वो क्या हमारी एडिक्वेट है, क्या हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, क्या हम नई
व्हाट हैज़ बीन द परफॉर्मेंस इन अडॉप्टिंग न्यू प्रोसेसेस टेक्नोलॉजीज, ये सारी, ठीक है ना। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का क्या हमारा सिस्टम है, ठीक है। आर प्रोसीजर्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। इज देयर एनी पुअर और इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग। देखो मैं सिंपल सा आपको लर्न कराने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप सोचो P&L में क्या देगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो क्या हमारी आइटम्स की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो रही है, मतलब क्या हमारे आइटम्स जो मशीनरी है क्या वो प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है, ठीक है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का पॉइंट यहाँ से कवर हो जाता है, ठीक है। फिर आप कैसे लर्न करोगे, क्या परचेज पॉलिसी हमारी साउंड है या नहीं है, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट कवर हो गया। अब ऐसी P&L में आपका एक खर्चा आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ठीक है ना। तो क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या एंटिटी करती है, तो ये आपका हो गया P&L। तो P&L को अब हमें विद इन बजट रखना है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कंपनी कॉस्ट कंट्रोल के मेजर्स करती है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो हो गया P&L और बजट्स का पॉइंट, ठीक है। अब आपको याद करना इन्वेस्टमेंट्स में, तो इन्वेस्टमेंट्स में हमें क्या मिलता है, रिटर्न। तो क्या हमें क्या रिटर्न जो मिला वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्या हमारा जो प्लान प्रोडक्शन था क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्या जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन था क्या वो साउंड तरीके से हुआ या नहीं हुआ। तो बस ये आपके पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। प्रॉपर्टी ऑडिट क्या होता है कि आप वाउचर्स वगैरह पे ध्यान मत दो, आप देखो कि क्या वो सही तरीके से हुआ, मतलब भले ही मैंने 100 रुपये खर्चा किया क्या, लेकिन क्या उस 100 रुपये को खर्च करने की जरूरत थी या नहीं थी। तो इसका मतलब क्या होता है, E.L. कोहलर ने ये बोला कि प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है दैट विच मीट्स द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। क्या वो पैसा पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी था, क्या कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स के अंदर वो क्या वो जरूरी था, या स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट के लिए क्या वो जरूरी था। तो मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स, अगर वो पैसा लगाना जरूरी था, दैट विच मीट्स द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। तो अगर ये तीनों टेस्ट मीट कर जाए तो आपने प्रॉपर्टी एलिमेंट पास किया है, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी एलिमेंट के 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या चीजें हैं वो मैं समझाता हूँ। द एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स, ठीक है ना। अब देखो मान लो खर्चा उतना उससे ज़्यादा नहीं है जितना चाहिए था, मतलब मान लो अगर 100 रुपये चाहिए थे तो 100 रुपये ही लगे, ठीक है। एंड दैट एवरी ऑफिशियल एक्सरसाइज द सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस, मतलब उतनी ही चौकन्ना रहे वो अगर वो अपना पैसा खर्चा करता, वो एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी, ठीक। मतलब खर्चा ज़्यादा तो नहीं है जितना ओकेजन डिमांड करता था, और हर बंदा उतनी ही विजिलेंस लगाए जब वो अपना पैसा खर्च करते हुए लगा था, ठीक है। अब जो अथॉरिटी है पावर ऑफ सैंक्शन एंड एक्सपेंडिचर, मतलब वो सैंक्शन तभी कर रही है ना, मतलब अब वो सैंक्शन जब कर रही है तो वो जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है पावर ऑफ सैंक्शन एंड एक्सपेंडिचर, वो मतलब इसलिए खर्चा सैंक्शन नहीं करने चाहिए कि उसे अपना फायदा हो। मान लो कि 100 रुपये खर्चा सैंक्शन किया और 20 रुपये कमीशन ले लिया, तो ये गलत है। द अथॉरिटी एक्सरसाइजेज इट्स पावर ऑफ सैंक्शन एक्सपेंडिचर which will not or indirectly accrue to its own advantage, ठीक है ना। अब फंड्स आर यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, मान लो सिर्फ इसी सोसाइटी के लिए, इसी कास्ट के लिए पैसा यूज होगा, तो ये भी प्रॉपर्टी का एलिमेंट नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। दैट अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड रेम्युनरेशन, ठीक है, नो अदर एवेन्यू इज केप्ट ओपन टू बेनिफिट द मैनेजमेंट पर्सनल एम्प्लॉयज एंड अदर्स, मतलब मैं घूस नहीं ले सकता। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड, ठीक है। मैं सैंक्शन इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे अपना फायदा, मतलब मैं इसलिए खर्चा नहीं सैंक्शन करना चाहिए कि मुझे फायदा हो, मतलब ये नॉर्मल इंटरेस्ट में होना चाहिए। एंड इट शुड बी नॉट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन रादर देन फॉर द जनरल ग्रुप ऑफ, मतलब ये जनरल ग्रुप के लिए होना चाहिए, ठीक है। और मेरे पास कोई भी एवेन्यू ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे मैं अपनी रेम्यूनरेशन के अलावा और कोई तरीके से मैं पैसा कमा सकूँ, ठीक है। अब आप देखो कहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रखी है, तो सेक्शन 143(1) जो कि बोलता है ऑडिटर हैज टू इंक्वायर अपॉन द फॉलोइंग मैटर्स, वहाँ पे भी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स कवर है, ठीक है ना। 143(6) and 143(7) supplementary and test audit, these are also the elements of the propriety audit, ठीक है। सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट भी, ठीक है ना। और ये सारे प्रोविजंस मतलब आपके प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो 143(1) में आप कौन कौन सी इंक्वायरी करते हो, ठीक है। तो इसमें आप 6 तरीके की इंक्वायरीज करते हो। तो जब हम कंपनी ऑडिट का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे, तो ये कंपनी ऑडिट के पॉइंट्स आपको वहाँ पे हो गए, ठीक है। कारों में कौन कौन से प्रॉपर्टी एलिमेंट है, तो क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 8, क्लॉज 9, ठीक है, क्लॉज 10, क्लॉज 11, क्लॉज 13, क्लॉज 15, क्लॉज 17। तो ये भी हम क्या करेंगे बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में जब हम कारो वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी ऑडिट की प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है।
प्रॉपर्टी में सबसे दो बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉपर्टी जो है ना एक मॉरल टर्म है। मॉरल टर्म मतलब इसका मेरे लिए मतलब अलग हो सकता है, आपके लिए मतलब अलग हो सकता है। मॉरल टर्म मतलब एक क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इसमें डिफिकल्टी आती है। तो प्रॉपर्टी इज अ मॉरल टर्म एंड प्रॉपर्टी हैज एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी। इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है, क्या पता जो मेरे लिए गलत है वो आपके लिए सही हो। तो इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, ठीक है। ठीक, क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, मैंने क्या बोला, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होता है, विच मीट्स द थ्री स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट वन बीइंग द पब्लिक इंटरेस्ट, द सेकंड वन बीइंग द कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स, द थर्ड वन बीइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। तो प्रॉपर्टी वो होता है। तो अब ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट होता है, क्या एक्सेप्टेड कस्टम्स है, क्या स्टैंडर्ड्स फॉर कंडक्ट है। तो इट हैज़ एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, ठीक है। एंड इट्स अ मॉरल टर्म, ठीक है। ये क्या है, मॉरल टर्म है एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो आज सोसाइटी के लिए ये चीज़ करना गलत है, क्या पता कल वो अगले टाइम में वो क्या पता वो सही हो जाए। इट हैज़ अ चेंज इन नेचर। तो मॉरल टर्म है एंड इट हैज़ इनहेरेंट सब्जेक्टिविटी बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स, पब्लिक इंटरेस्ट एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, है ना। तो ये आपके दो बड़े प्रॉब्लम्स है प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो बाप अगर आप ये आप समझ लो कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो ये भी आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो, अब ऑडिट रिपोर्ट ऑफ C&AG में क्या क्या आता है, ठीक है। अब देखो C&AG जब अपनी रिपोर्ट देता है तो सबसे पहले तो वो क्या देता है, जनरल रिव्यू देता है ऑफ वर्किंग रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, डीम गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन। मतलब वो सिर्फ एक जनरल वर्किंग बताता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी बढ़िया जा रही है, ये थोड़ा सा लॉस मेकिंग है, ये प्रॉफिट मेकिंग है, तो ये जनरल रिव्यू दे देता है, ठीक है। अब भाई वो जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल किसने किया था, ऑडिट बोर्ड ने जो किया था, उसका भी वो बताता है, रिजल्ट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ सेलेक्टेड अंडरटेकिंग डन बाय द ऑडिट बोर्ड। याद आया जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, तो ऑडिट बोर्ड ने जिनका रिव्यू किया है वो भी बताता है। मतलब एक जनरल रिव्यू दे देता है, एक स्पेसिफिक जो ऑडिट बोर्ड ने रिव्यू किया है उनका वो रिजल्ट्स बता देता है, ठीक है। अब वो तीसरा जो बताता है, रेज्यूमे ऑफ द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम, मतलब जो कंपनी के ऑडिटर ने मुझे रिपोर्ट दी उनकी एक समरी बना देता है, अंडर द डायरेक्शन इशूड बाय C&AG एंड दैट ऑफ द कमेंट्स ऑन द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज। मतलब जो ऑडिटर्स ने मुझे रिपोर्ट दी C&AG को, ठीक है, उसके बारे में भी वो बताता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट ऑफ अंडरटेकिंग नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड। देखो कुछ बहुत अंडरटेकिंग का तो ऑडिट बोर्ड ने कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल कर लिया, लेकिन जिनका नहीं किया उनके बारे में थोड़ा सा बता देता है, सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द अंडरटेकिंग नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड। तो देखो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप यू आर लाइक इन द वीडियो, प्लीज डू कमेंट एंड इफ यू आर लाइक मतलब आपको बढ़िया पसंद आनी चाहिए वीडियो, तो आप ये कमेंट के थ्रू बताइए मुझे, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और फॉर मोर सच वीडियोस, ठीक है।